एपिसोड 256। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 256 BSSR के एक कोने में स्थित उत्कल, जिसकी तटीय सीमा थी, एक अनूठी दोहरी पहचान रखता था। इसे राज्य की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता था और शहर के भीतर छिपे सत्ता संघर्षों का केंद्र भी। इसकी सतह के नीचे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क एक छिपे हुए बगीचे की तरह पनप रहा था। संगठित अपराध की आम छवि के विपरीत, जिसमें अंधेरी गलियां और छिपे हुए खतरे होते हैं, उत्कल का अंडरवर्ल्ड समुदाय को समर्थन देने वाली संस्थाओं का एक जटिल जाल था। व्यवसायी, राजनेता और हर अमीर व्यक्ति के पास वफादार कुत्तों का अपना समूह था, जो उनके आदेश पर काटने के लिए तैयार रहते थे। अंडरवर्ल्ड घुटन और छिपे होने के बावजूद हर जगह अपनी भागीदारी रखता था। प्रत्येक स्थानीय दुकान को प्रतिद्वंद्वी गुंडों से क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विभिन्न फर्मों को सुरक्षा शुल्क देना पड़ता था। वे उस क्षेत्र में गुंडों और चोरों के एक अन्य समूह को दूर भगाने के लिए निवारक के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि यह उनका क्षेत्र माना जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि इन ताकतों की जड़ें अक्सर किसी और जगह से नहीं बल्कि अनाथालय से शुरू होती हैं, जहां 10 में से 6 बच्चे, जो बड़े सपने देखते हैं, बेहतर भविष्य के लिए समूह में शामिल हो जाते हैं। और अमन ये बात अच्छी तरह जानता था, वो भी उनमें से एक था। अनाथालयों की झुग्गियों में भूखे प्यासे कठोर परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता हुआ। जैसे ही अमन की कार भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरी, वह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित हो गया। पहले के घटिया बार और चहल पहल वाले कसीनों के धुएं से भरे कमरों की जगह इस जगह की जगह चैरिटी कार्यक्रमों के आयोजन स्थल बन गए थे। इन प्रतिष्ठानों के आसपास स्कूल, अनाथालय और खेल क्लब थे, जो शहर के युवाओं के पोषण के लिए समर्पित थे। भूमिगत चैनलों से आने वाला पैसा वापस समुदाय में पहुंचाया जाता था, जिससे अनगिनत बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया जाता था। सर, वह कभी कसीनो था और वे सभी छोटी इमारतें अवैध जुआघर थीं। कुछ ही अन्य थीं और वे सभी छोटी इमारतें, जिनका उपयोग अब भंडारण गृहों के रूप में किया जाता है, अनाथालय थीं। अमन के बगल में खड़े व्यक्ति ने उसे कार से बाहर निकलते हुए संक्षिप्त जानकारी दी। आपके निर्देशानुसार हमने आवश्यक इमारतों को तोड़ दिया है और नई इमारतें बना दी हैं। अमन ने बस सिर हिलाया और इन पैसों से बने एक बड़े संस्थान में से गुजरा। यह एक प्रभावशाली इमारत थी, विशाल और आधुनिक, हंसी ठहाकों और बच्चों के खेलने की आवाज़ों से भरी हुई, एक ऐसी जगह जो एक आशाजनक भविष्य के लिए बनाई गई थी। गलियारे में चलते हुए अमन को बाहर खेल के मैदान से खुशी की चीखें सुनाई दे रही थीं। बच्चे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे और अपने खेल खेल रहे थे, दीवारों के उस पार की जटिल दुनिया से बेखबर। बाहर निकलते ही अमन एक पल के लिए रुका और नज़ारा निहारा। विशाल मैदान अच्छी तरह से बनाए हुए थे, हरी घास और रंग बिरंगे खेल के उपकरणों से जगमगा रहे थे। यह उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जिसे वह कभी जानता था, जहां अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। सड़कें कूड़े से अटी पड़ी थीं और कोई भी समझ सकता था कि बच्चों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि अनाथालय खुद ऐसे सभी आपराधिक घरों के पास स्थित था। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड आशा की किरण बन गया था, एक ऐसी जगह जो उन लोगों के लिए अवसर प्रदान कर रही थी जिनके पास कोई अवसर नहीं था। बच्चों को खेलते हुए देखकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अमन के अंदर गर्व की भावना उमड़ पड़ी। यही वह भविष्य था जिसके लिए उसने संघर्ष किया था, एक ऐसा भविष्य जहां अंडरवर्ल्ड भी अच्छाई की ताकत बन सके। चलते हुए अमन मुख्य भवन के पास पहुंचा, जहां काले सूट पहने पुरुषों की एक लंबी कतार प्रतीक्षा कर रही थी। वे उसके संगठन का हिस्सा थे, एक ऐसी टीम जो पिछले 1 साल में काफी विकसित हुई थी। हर आदमी सीधा खड़ा था, आंखें आगे की ओर बढ़ाए, अपने नेता को सलाम करने के लिए तैयार। अमन ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया, जो पूरे स्टाफ में गूंज उठा। उन्होंने भी सम्मान के साथ जवाब दिया। उनके चेहरों पर इस नए साम्राज्य के निर्माण में लगी उनकी कड़ी मेहनत और लगन झलक रही थी। अमन ने इमारत के अंदर कदम रखा। बाहर की जीवंत आवाज़ों से माहौल एक केंद्रित, गंभीर स्वर में बदल गया। वह गलियारे से गुजरा, जहां उसके सहयोगियों ने मुस्कुराहटों और सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। दीवारों पर फ्रेम वाली तस्वीरें सजी हुई थीं, जो संगठन द्वारा समुदाय में हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शा रही थीं, उनके उद्देश्य और उनके द्वारा बदले जा रहे जीवन की याद दिलाती थीं। जैसे ही अमन अपने कार्यालय पहुंचा, उसका स्वागत रोमन ने किया, जो 1 साल पहले से परिचित चेहरा था। रोमन कभी उसका दुश्मन था, जिसने अतीत में उसकी क्रूर मुक्का का परीक्षण किया था, लेकिन अब वह अमन के सामने खड़ा था और एक मूल्यवान सहयोगी में बदल गया था।
अमन के होठों पर कृतज्ञता और सौहार्द का मिश्रण, एक मुस्कान तैर गई। तुमने कड़ी मेहनत की है रोमन, अमन ने कहा, उसकी आवाज में ईमानदारी थी। रोमन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। यह एक चुनौतीपूर्ण सफर रहा है, लेकिन हर कोशिश सार्थक रही। हमने यहाँ कुछ बेहतरीन बनाया है बॉस, और यह सब आपके प्रयासों की वजह से है सर। अमन के होंठ फड़कने लगे। जब भी कोई उसे बॉस कहता तो उसे अजीब लगता, ऐसा कहकर उसे गैंग लीडर होने की याद आती। अमन पास आया और बोला, आपने जो कुछ भी किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ। ये जगह आपकी और आपकी टीम की वजह से फल फूल रही है। हम सब मिलकर वाकई बदलाव ला रहे हैं। रोमन तारीफ सुनकर मुस्कुराया, शुक्रिया बॉस, आपसे ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे पास आगे और भी योजनाएं हैं और आगे जो भी होगा मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अमन उनके साझा इतिहास, उनके द्वारा झेले गए संघर्षों और लड़ी गई लड़ाइयों का भार महसूस कर सकता था। अब ये सिर्फ व्यवसाय से कहीं बढ़कर था, यह उस विरासत और भविष्य के बारे में था जिसे वे मिलकर गढ़ रहे थे। योजक चिन्ह novelbun.net पर अपनी यात्रा जारी रखें। बातें करते हुए अमन ने खिड़की से बाहर देखा, बच्चों को मैदान में खेलते हुए। उसने सोचा कि वे कितनी दूर आ गए हैं और अभी और कितना आगे जा सकते हैं। इस पाताल लोक में उसे एक मकसद मिल गया था और रोमन जैसे साथियों के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वे उत्कल में सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी योजनाओं पर चर्चा शुरू की, बाहर बच्चों की हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। सुखद बातचीत के बाद अमन ने बातचीत को अपने मुख्य एजेंडे पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। जर्किंस कहाँ है? वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। रोमन ने अमन को ध्यान से देखते हुए उत्तर दिया और सोचा कि क्या वह जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा और सरकार में लगाए गए मुहरे का उपयोग करेगा। लगता है इंदिरा को अराजकता के एक और दौर से गुजरना पड़ सकता है, रोमन ने सोचा। कुछ क्षण बाद काले सूट में एक सुसज्जित व्यक्ति मुस्कुराते हुए वहां आया और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ठीक है महोदय, मुझे आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। अमन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। जर्किंस, आप कैसे हैं? निश्चित रूप से बहुत समय हो गया है जब से आपने मेरे किसी आदमी को मारा है। गल्प। जेरकिंस थोड़ा बेचैन हो गया। अमन से निकल रही भावना के कारण वह घबरा गया क्योंकि वह उसके मूड को भांपने की कोशिश कर रहा था। वह अमन से काफी समय से नहीं मिला था, लेकिन चूंकि वह बॉस को जानता था इसलिए उसने औपचारिकता और चापलूसी से बचने का फैसला किया। सर, क्या आप कोई कदम उठाने वाले हैं? क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? जर्किंस ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। अमन चुप रहा, उसकी निगाहें एक क्रूर चमक में बदल गईं जिससे रोमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सर, आप जानते हैं कि यह अमित शर्मा से जुड़ा है। जब हम उस पर कार्रवाई करेंगे तो वह हिंसक प्रतिक्रिया दे सकता है, जर्किंस ने घबराहट में समझाया। उसकी आवाज में हताशा झलक रही थी। और हालात और भी बदतर हो सकते हैं, क्योंकि अमित शर्मा को गिराने का मतलब है कि हम सरकारी पार्टी के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध की तरह सीधे गतिरोध में होंगे। रोमन ने सलाह देने की कोशिश करते हुए बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है। अमन की संकुचित आंखों की तीक्ष्णता एक स्पष्ट संदेश दे रही थी। रोमन की सांसें उसके गले में अटक गईं क्योंकि उसे अपने शब्दों की गंभीरता और इस रास्ते के संभावित परिणामों का एहसास हो रहा था। क्या तुम मुझसे ये पूछने में कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं हो रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? अमन की आवाज धीमी थी, उसके हर शब्द में खतरनाक शांति थी। रोमन और जर्किंस को अफसोस हुआ और उन्होंने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। मुझे माफ करना, वे बुदबुदाए, लेकिन सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कमरे में तनाव बढ़ता गया क्योंकि अमन रोमन को घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। एक पल बाद वह धीरे से हंसा, जिससे तनाव टूट गया। कोई बात नहीं, अपने विचार रखना भी अच्छा है। मुझे कठपुतलियों की जरूरत नहीं है। अमन की मुस्कान लौट आए, हालांकि उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने रोमन और जर्किंस को खड़े होने का इशारा किया। जैसे ही वे सीधे हुए, अमन के मन में उनकी खतरनाक स्थिति के बारे में विचार आने लगे। रोमन के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, जिससे उसे गहन चिंतन करने की प्रेरणा मिली। वर्तमान में उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन क्या उसके पास इतनी ताकत थी कि वह पूरे देश पर हमला कर सके? इंद्र के साथ अपने आंतरिक संघर्ष के दौरान उसे पूरा विश्वास था कि युद्ध की संभावना कम से कम होगी। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उस पर परमाणु हथियार गिराए जाएंगे क्योंकि उसने इसके लिए पूरी योजना बना रखी थी। लेकिन उसके खिलाफ पूरी सेना को इकट्ठा करना मुश्किल साबित हो सकता था। किसी को अति आत्मविश्वास या निश्चिंतता नहीं रखनी चाहिए। दुश्मन को कम आंकने के बजाय तैयार रहना और उसका अधिक आकलन करना कहीं बेहतर था।
दांव बहुत ऊंचा था। अमन जानता था कि उसके हर फैसले पर अनगिनत जिंदगियों, भविष्य और उत्कल में उनके द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन का भार था। इसके अलावा यदि राजनीतिक दलों को जल्दबाजी में हटा दिया गया तो इंद्र अस्थिर हो सकता था, जो एक अवांछित परिणाम था। जरकिंस, अमन ने कहा, उसकी आवाज अब स्थिर और आदेशात्मक हो गई थी। हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। हमारा तरीका रणनीतिक होना चाहिए। अगर अमित को हमारे इरादों की भनक लग गई तो वह ऐसे तरीके से जवाबी कार्रवाई कर सकता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। हमें और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी और कोई भी कदम उठाने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी योजनाएं पूरी तरह से पुख्ता हों। जरकिंस ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। समझ गया सर, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारा सूचना तंत्र मजबूत हो और शर्मा की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी जाए। और हम सीधे अमित के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पीछे वाले के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। अब उन परेशान करने वाले चूहों को जहर देने का समय आ गया है। मैं उस चूहे को बेलगाम होकर दूसरों को काटने नहीं दे सकता। अमन ने अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया। उसे जल्दी से सब कुछ निपटाना था। सच कहूं तो दूर से अपनी मां को उदास और रोते हुए देखना बहुत दुखदाई था। अमन खड़ा होकर खिड़की से बाहर शहर के चहल पहल भरे नज़ारे को देख रहा था। जिंदगी और हंसी से भरी चहल पहल भरी सड़कें उसे लगातार याद दिला रही थीं कि क्या दांव पर लगा है। हम सही समय आने पर आगे बढ़ेंगे। तब तक आइए हम यहाँ अपनी नींव मजबूत करने पर ध्यान दें। अपने सहयोगियों को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे संसाधन सुरक्षित रहें। यही हमारी प्राथमिकताएं हैं। नए खरीदे गए विला में लौटने के बाद अमन अपने निजी अध्ययन कक्ष में बैठ गया। दीवारों पर मॉनिटर लगे थे जो उसके संगठन से आने वाले विभिन्न डेटा फीड और अपडेट दिखा रहे थे। होलोग्राफिक इंटरफेस को सक्रिय करते हुए उसने ऑरोरा को बुलाया। ऑरोरा, मुझे क्वांटम कंप्यूटर चुराने वाले चोरों के बारे में जानकारी दो, उन्होंने कहा। उनका स्वर तीव्र लेकिन उत्सुक था। चोर अभी भी क्वांटम कंप्यूटर को डिकोड करने में लगे हैं, लेकिन सरकारी संगठन इसकी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऑरोरा ने सहजता से उत्तर दिया। उनके पास क्वांटम तकनीक को अपने मौजूदा सिस्टम में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का अभाव है। एल्गोरिदम जटिल हैं और कई पुराने ढांचे का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे क्वांटम प्रोसेसर की पूरी शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अमन ने सिर हिलाया जबकि ऑरोरा ने बोलना जारी रखा। कुछ लोग पारंपरिक तरीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। क्वांटम तकनीक में समस्या समाधान के लिए एक अलग मानसिकता और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और उन्होंने इसे अपनाया नहीं है। परिणामस्वरूप हमें लाभ होगा। अगर हम उनके प्रयासों पर अपना हाथ रख सकें और उन्हें परिष्कृत कर सकें तो हम अपनी तकनीकी क्षमताओं में छलांग लगा सकते हैं। जैसे ही अमन जवाब देने वाला था, उसका निजी संचार उपकरण हवा में गूंज उठा। ऑरोरा की आवाज फिर से गूंज उठी। ये सूरी का इनकमिंग कॉल है। अमन को उत्सुकता की एक चिंगारी महसूस हुई जब उसने झट से लेंस चालू किया और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से जुड़ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास का दृश्य बदल गया और उसने खुद को जीवंत रंगों और अवास्तविक तत्वों से भरे एक मनमोहक परिदृश्य में पाया। तभी बादलों के पीछे से निकलते किसी चमकते सूरज की तरह सूरी प्रकट हुई। उसने एक शानदार एम्बर फीनिक्स गाउन पहना हुआ था जो हर हरकत के साथ झिलमिला रहा था। गाउन उसके फिगर से पूरी तरह से लिपटा हुआ था, उसके उभारों को उभार रहा था और साथ ही जमीन पर बहती लपटों की तरह खूबसूरती से गिर रहा था। उसके बाल मुलायम लहरों की तरह उसके चेहरे को घेरे हुए थे, रोशनी में चमक रहे थे। आकर्षक नैन नक्श और अलौकिक सुंदरता के साथ वह आत्मविश्वास और शालीनता की ऐसी आभा बिखेर रही थी कि हर बार उसे देखते ही अमन की सांसें थम जाती थीं। एक पल के लिए अमन मंत्रमुग्ध हो गया। उसके आसपास की दुनिया सूरी के अलावा धुंधली पड़ गई। उसने उसे इतना मनमोहक रूप पहले कभी नहीं देखा था। गाउन के जटिल डिजाइन और चटकीले रंगों ने उसे लगभग अलौकिक सा बना दिया था, मानो वह किसी स्वप्न से बाहर आ गई हो। उसे पता भी नहीं था कि सूरी भी उतनी ही मोहित हो गई थी। अमन का रूप रंग आकर्षक था। आभासी दुनिया में उसके चेहरे के भाव और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखों से निकलता नीलापन उसे एक चुंबकीय आकर्षण दे रहा था जिससे वह कुछ पल के लिए अवाक रह गई। वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था और उसमें एक परिष्कृत आकर्षण था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों मूर्ति की तरह जमी रहीं, उस पल में खोई रहीं और एक दूसरे की प्रशंसा करती रहीं। तभी ऑरोरा की कर्कश आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अगर तुम दोनों प्यार में पागल मूर्खों की तरह एक दूसरे को घूरना बंद कर दो तो शायद हम काम पर वापस आ सकते हैं। शर्मिंदगी से उनके गाल लाल हो गए और वे वास्तविकता में लौट आए। अमन ने गला साफ किया और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई।
सूरी ने भी ऐसा ही किया। उसके गाल अभी भी गर्मजोशी से भरे हुए थे जब उन्होंने एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देखा। ठीक है, अमन ने अपनी आवाज स्थिर करते हुए कहा। अरोरा, क्या तुम हमें कुछ पल अकेले में दे सकती हो? हाँ बॉस, मैं कैसी लग रही हूँ? सूरी ने पूछा। उसकी नजरें झुक गईं और वह मन ही मन खुद को कोस रही थी कि मैं अपना संयम खो बैठी। अमन के रूप ने उसे सचमुच मोहित कर लिया था, लगभग स्तब्ध कर दिया था और उसने खुद को अप्रत्याशित रूप से मोहित पाया। क्या बकवास है, क्या बकवास है, उसने सोचा। अमन का फिगर इतना ज्यादा कैसे सुधर गया? वह जानती थी कि सुपरह्यूमन सीरम किसी के रूप रंग पर काफी असर डाल सकता है, लेकिन इससे अमन में इतना बदलाव नहीं आना चाहिए था। सीरम का उद्देश्य जीन्स के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करके उन्हें बेहतर बनाना था, और जहां इसने सूरी की पहले से ही लाजवाब सुंदरता को और निखार दिया था, वहीं अमन में मानो पूरी तरह से बदलाव आ गया हो, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसका शरीर गड़ा हुआ था और वह एडोनिस के सार को जी रहा था। और वे नीली आंखें, आह, वे गहरी सुंदर नीली आंखें। उसे अपनी नजरें हटाना मुश्किल लग रहा था। वह खुद को उनकी गहराई में खींचता हुआ महसूस कर रही थी। अपने विचारों को झटकते हुए वह एक कदम पीछे हटी और मुड़ी, जिससे उसे हर कोण से उसे देखने का मौका मिला। एम्बर फीनिक्स गाउन उसके शरीर से बहुत सुंदरता से चिपका हुआ था, फिर भी उसे असुरक्षा की लहर महसूस हो रही थी। दूसरी ओर अमन अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। अगर यह वर्चुअल रियलिटी नहीं होती तो शायद वह उसे गले लगा चुका होता, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में भी उसे अपने आभासी रिश्ते और वास्तविकता के बीच का अंतर महसूस हो रहा था। आप अच्छी लग रही हैं, मेरा मतलब है आप खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत, वह हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज गले में थोड़ी अटक गई। सूरी ने गहरी सांस ली और अपने अंदर उमड़ते भावनाओं के तूफान को शांत करने की कोशिश की। एक स्वर्गीय दिव्य मुस्कान के साथ उसने चिढ़ाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और शब्द नहीं हैं? उसकी निगाहों में चंचलता की एक झलक थी। मैं शब्दों का अच्छा जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं भावनाओं पर भरोसा करता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। तुम तो और भी सुंदर लग रही हो। उसके स्वर की गंभीरता ने सूरी के सीने में गर्मजोशी का फूल खिला दिया। ठीक है, अब बहुत हो गई तुम्हारी बचकानी बातें। मैं समझती हूँ कि तुम खुद को रोक रही हो। सूरी हंसी, ये समझते हुए कि वह भी उसी उथल पुथल का अनुभव कर रहा था जिसमें वह थी। जब वे इस हल्के फुल्के पल को साझा कर रहे थे तो उसके नीचे एक अनकहा तनाव भी था। वे एक दूसरे के इरादों को समझते हुए करीब आ गए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उनके हाथ एक दूसरे से मिल गए और मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ लिया हो। इस शांत वातावरण में उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में सुकून मिला और उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर एक कोमल, सुकून देने वाले आलिंगन में बंध गए। उनकी निकटता से संतुष्ट होकर अमन ने पूछा, इस पोशाक में क्या है? सूरी ने उत्साह भरे स्वर में बताया, मुझे अगले महीने एक पार्टी में आमंत्रित किया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ नए परिधान पहनकर देखूं। मुझे ये पसंद आया, इसलिए इसे खरीदने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इसे दिखाऊं और आपकी राय पूछूं। इस छोटे से इशारे ने अमन के दिल को खुश कर दिया, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक उभर आई। उस पार्टी के बारे में? क्या वो उन्हीं में से एक है? सूरी ने उसकी चिंता भांपते हुए एक भौं उठाए। यह कोई बंद इंडोर नाइट क्लब पार्टी नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटीज की दुनिया तो एक वेश्यालय जैसी होती है जहां शराब, ड्रग्स, कास्टिंग काउच और ढेर सारी गंदगी होती है। ये गंदा है और बुरी चीजों से भरा है। हालांकि यहाँ बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूरी ने तीखी नजर से कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और अमन को उसका संदेश साफ समझ आ गया। अगर कोई भी उसके पास आने की हिम्मत करे तो वह उसकी रक्षा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। मैंने खुद को स्थापित कर लिया है, लेकिन इन सभी दिखावटी लोगों और धोखेबाजों के साथ रहना अभी भी थका देने वाला है। इसलिए सूरी रुकी, उसकी नज़र अमन से मिल गई। मैं यथाशीघ्र सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपया जो भी आपको करना है उसे शीघ्र पूरा कर लें। अमन ने सूरी की बाहों को प्यार से सहलाया और उसके चेहरे के पास झुकते हुए उसका दिल समझ से भर गया। मैं उस वादे को हवा में लहराते हुए उनके होंठ एक जोशीले चुंबन में मिले, जिसने एक ऐसा जुनून जगाया जो आभासी दुनिया से भी परे था। उनका चुंबन गहरा होता गया, अनकही ख्वाहिशों और एक ऐसे जुड़ाव से भर गया जो लगभग मूर्त सा लग रहा था। जैसे जैसे वे एक दूसरे में खोते गए, उस साझा पल का आनंद लेते रहे। जैसे ही वे अनिच्छा से अलग हुए, उनकी सांसें तेज हो गईं और माहौल उनके साझा पल की तीव्रता से गाढ़ा हो गया। सूरी ने अमन की ओर देखा, उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं।
अमन ने अपने दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस करते हुए बोलने का निर्णय लिया। मुझे तुम बहुत पसंद हो आउच, वह चिल्लाया, उसकी बात काटते हुए जैसे ही उसने खेल खेल में उसकी गर्दन पर काट लिया। अमन हैरान होकर सिहर उठा। ये किस लिए था? उसने बनावटी झुंझलाहट में कराहते हुए पूछा। तुम्हें अपना बताने के लिए, सूरी ने चिढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान फैल गई। लेकिन ये VR दुनिया है, वास्तविक दुनिया नहीं, अमन ने उत्तर दिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की। सूरी की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर निशान लगाऊंगी। अमन की धड़कनें उसकी बातों से तेज हो गईं और उसमें उत्साह और उत्सुकता का मिश्रण उमड़ पड़ा। इस मजेदार वादे ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया और वह असल जिंदगी में उनकी अगली मुलाकात के लिए बेताब हो गया। 28 जून 2024, प्रौद्योगिकी जगत जो काफी समय से ठप पड़ा हुआ था, एक बार फिर एक नई घोषणा से हिल गया, जिसने उत्साही लोगों में उत्साह की लहर दौड़ा दी। माहौल उत्साह से भर गया क्योंकि नेक्स्ट जेन ने अपने बहुप्रतीक्षित नेक्स्ट जेन इवेंट्स के लिए निमंत्रण पत्र दे दिए थे, जो इस वर्ष का सबसे चर्चित कार्यक्रम बनने वाला है। एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो हाल ही में जारी किया गया था, जो तेजी से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया। वीडियो की शुरुआत एक चिकने काले बॉक्स जैसी वस्तु से होती है जो एक चिकने चबूतरे पर रखी हुई है। इसकी सतह स्पॉटलाइट में चमक रही है और तभी एक आवाज सुनाई देती है, अनुमान लगाओ कि यह क्या है और तुम एक जीत सकते हो। इसके बाद आवाज जारी रही और घोषणा की गई कि सही अनुमान लगाने वाले पहले 1000 दर्शकों को रहस्यमय वस्तु मुफ्त में मिलेगी तथा अगले 1000 दर्शकों को $100 मिलेंगे। इस साधारण सी दिखने वाली प्रतियोगिता ने लोगों में उत्साह जगाया और लोकप्रियता बटोरी। उपयोगकर्ताओं में उत्सुकता की भावना पैदा हो गई और उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने अनुमानों की बाढ़ ला दी। उनका उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। हैशटैग नेक्स्ट जेन इवेंट कुछ ही सेकंड में ट्रेंड करने लगा और व्यूज लाखों में पहुंच गए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, नेक्स्ट जेन की पेशकशों का सार उजागर होता गया। उनके द्वारा विकसित प्रत्येक सॉफ्टवेयर को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया तथा उसके निर्बाध प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन के लिए उसकी प्रशंसा की गई। प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विपरीत, जो उपयोगकर्ताओं को विघटनकारी विज्ञापनों, थकाऊ अपडेट और निराशाजनक गड़बड़ियों से परेशान करती थी, नेक्स्ट जेन के उत्पाद अपनी विश्वसनीयता और नवीनता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद वीडियो में लाइव इवेंट की तैयारियों की झलकियां दिखाई गईं, आकर्षक स्टेज डिजाइन, प्रभावशाली मेहमानों का आमंत्रण और तकनीक की झलकियां जो क्रांतिकारी खुलासों की ओर इशारा कर रही थीं। विशेषज्ञ और उत्साही दोनों ही उन क्रांतिकारी तकनीकों के अनावरण को देखने के लिए तैयार थे जो उनके डिजिटल परिदृश्य को नया रूप देने का वादा कर रही थीं। तैयार हो जाओ, वॉइस ओवर ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह गेम चेंजर है। जैसे जैसे आयोजन की उल्टी गिनती नजदीक आती गई, उत्सुकता बढ़ती गई। समाचार माध्यमों ने इस खबर को उठाया, प्रभावशाली लोगों ने अपनी राय देनी शुरू की और ऑनलाइन मंचों पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हर कोई जानना चाहता था, उस काले डिब्बे में क्या था। दुनिया भर की निगाहों के सामने नेक्स्ट जेन के लिए मंच तैयार हो गया था, जहां उन्होंने न केवल अपने नवीनतम नवाचारों को उजागर किया, बल्कि भविष्य के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण भी साझा किया जिसे कोई भी चूकना नहीं चाहता था। नेक्स्ट जेन के आधिकारिक हैंडल पेज के ट्वीट के तहत लोगों ने कार्रवाई और गहन चर्चा सत्र में भाग लिया। नेक्स्ट जेन के साथ क्या हो रहा है? हर बार जब वे कुछ रिलीज करते हैं तो इंडस्ट्री में बड़ी हलचल मच जाती है। मुझे यकीन है कि उद्योगों में अनगिनत लोग दुर्स्वप्न देख रहे होंगे, ये सोचकर कि कौन से क्षेत्र रौंदे जाएंगे। सबसे पहले ये ब्रूहेवन था जिसने सनबग्स को कुचल दिया। फिर नेक्स्ट जेन एक के बाद एक अविश्वसनीय सॉफ्टवेयर के साथ आया और उसके बाद VR हेलमेट, मोनोपोली और केबिन आए। नेक्स्ट जेन वास्तव में अपने समय से काफी आगे है। हम ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि इस बार वे इस कार्यक्रम में क्या खुलासा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक नया और अद्भुत सॉफ्टवेयर होगा। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि वे सिर्फ सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए इतना पैसा बर्बाद करेंगे? उस बड़े काले बॉक्स को मत भूलना। नेक्स्ट जेन को लेकर चर्चा साफ थी। इस आयोजन ने लोगों में काफी रुचि और उत्साह जगाया था। इस बीच नेक्स्ट जेन के लगातार बढ़ते प्रभाव से तकनीकी जगत के साथ साथ राजनीति भी काफी हिल गई थी। डेक्सिया में अगली पीढ़ी के उत्साह के बाद गंभीर माहौल व्याप्त हो गया। लिनवेई डिंग दाक्सिया की एक ऊंची इमारत यूकोव में अपने कार्यालय में बैठे थे। कमरा अंधेरा था और उनके आसपास लगी स्क्रीन पर उनके नवीनतम उत्पाद दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज ये स्क्रीन उन्हें याद दिला रही थी कि वे कितने पीछे छूट गए हैं।
जैसे ही नेक्स्ट जेन के नवाचारों की खबर फैली, उन्होंने अपनी मेज पर हाथ पटक दिया, जिससे शांत कमरे का सन्नाटा टूट गया। अब हम क्या करेंगे? वह झुंझला कर बुदबुदाया। हर बार जब उसे लगता कि वे अंतर कम कर रहे हैं, नेक्स्ट जेन कुछ ऐसा अद्भुत रिलीज कर देता कि उनका काम बेकार लगने लगता। लिनवेई को एक समय अपनी इस क्षमता पर गर्व था कि वह कम कीमत पर बेहतर स्पेसिफिकेशन वाली नवीनतम तकनीक की नकल बना सकता था, लेकिन अब जब भी वह नेक्स्ट जेन द्वारा बनाई गई चीजों की नकल करने की कोशिश करता तो उसे यह एक असंभव काम लगता। सभी प्रौद्योगिकी दिग्गज, यहाँ तक कि विशाल पीएस और माइक्रोसॉफ्ट भी, नेक्स्ट जेन के कारण असफल हो रहे हैं, और हम बस उनके साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उसने अपना सिर रगड़ा, याद करते हुए कि उसने इन नए उत्पादों को बनाने में कितनी मेहनत की थी, जिनकी किसी को परवाह नहीं थी, जबकि नेक्स्ट जेन की तकनीक बेतहाशा लोकप्रिय हो रही थी। उनकी चीजों की नकल करना कितना मुश्किल है। वह गुस्से से चिल्लाया। उनकी हर नई सुविधा एक बड़ी दीवार की तरह होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा हमसे 10 कदम आगे रहते हैं। लिनवेई ने सोशल मीडिया पर नेक्स्ट जेन के नए आविष्कारों को लेकर उत्साह से भरी स्क्रीन देखी। उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? उसने निराश होकर खुद से पूछा। क्या यह उनका पैसा है, उनकी प्रतिभा है, उनके विचार हैं, या ये सिर्फ भाग्य है? सिर्फ दूसरों की नकल करने के लिए जाने जाने का ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था। उसने यूको को तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बनाया था, और अब उसे लग रहा था कि वे हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। अगर इतना ही काफी नहीं था, तो सरकार उनके लिए चीजें दोहराने के लिए उनके पीछे पड़ी थी। वीआर का मामला अभी भी गर्मागर्म था। सरकारी अधिकारी उनका गला दबा रहे थे और उनसे वीआर हेलमेट का आविष्कार करने और एक डिजिटल वीआर दुनिया बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कह रहे थे। और अपार धन, शोधकर्ताओं और यहाँ तक कि अन्य देशों के साथ सहयोग करने के बावजूद अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। नेक्स्ट जेन की प्रगति को देखकर उसके हृदय में एक अशुभ भावना उमड़ रही थी, मानो जल्द ही उसकी दुनिया नेक्स्ट जेन द्वारा निगल ली जाएगी। एक गहरी सांस लेकर वह उठा और अपने छोटे से दफ्तर में टहलने लगा। मुझे एक नई योजना चाहिए, उसने दृढ़ता से बुदबुदाया। हम बस उनका अनुसरण करते हुए पीछे नहीं रह सकते। हमें कुछ नया बनाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे हम अलग दिखें और लोग हमें नोटिस करें। हमें अलग तरह से सोचने की जरूरत है। लिनवेई खिड़की पर रुक गया और नीचे के व्यस्त शहर को निहारने लगा। रोशनियां टिमटिमा रही थीं, जो सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थीं। नेक्स्ट जेन भले ही अब सुर्खियों में हो, उसने सोचा, लेकिन मैं यूको को मिटने नहीं दूंगा। हम कामयाबी का कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। इस विचार से प्रेरित होकर वह अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए तैयार होकर अपनी डेस्क पर लौट आए। हमें नए विचारों और साहसिक योजनाओं की जरूरत है। आइए चीजों को बदल दें, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा से भरी हुई थी। अब इंतजार करना बंद करने और तकनीक के एक नए युग की ओर बढ़ने का समय आ गया था, भले ही इसके लिए कुछ अभूतपूर्व जोखिम उठाने पड़े। यूएसएल में 1PS पार्क, स्टीवन हुक पीएस मुख्यालय में लंबी चिकनी कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरहाने बैठे थे। उनकी नज़र नेक्स्ट जेन इनोवेशंस की ताज़ा खबरों वाली बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। उनके हालिया कार्यक्रम की चर्चा उन्हें बेचैन कर रही थी। नेक्स्ट जेन की तेज प्रगति के निहितार्थों पर विचार करते हुए उनके सीने में एक अशुभ एहसास कस रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए बुदबुदाया। उसके आसपास कमरा उसके सबसे करीबी सलाहकारों से भरा हुआ था, जिनमें से हर एक नेक्स्ट जेन की नवीनतम रिलीज के प्रभाव पर चर्चा करते हुए उत्साह और आशंका का मिला जुला भाव साझा कर रहा था। हाल ही में पीएस को सफलता की लहर का आनंद मिल रहा था। उनके अपने उत्पाद लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, फिर भी स्टीवन को यह चिंता नहीं थी कि वे पीछे छूट जाने के कगार पर थे। टीम को इकट्ठा करो, उन्होंने निर्देश दिया। उनकी आवाज स्थिर लेकिन चिंता से भरी थी। मैं अमन की अगली योजना की पूरी जांच चाहता हूं। हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। उनकी तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है और मुझे लग रहा है कि वे किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही उनकी टीम जुटी, स्टीवन अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर गहरी सोच में डूब गए। पीएस का कारोबार मजबूत रहा था। हाल ही में कई उत्पादों के लॉन्च से अच्छी कमाई हुई। हालांकि नेक्स्ट जेन का साया मंडरा रहा था और उनका अथक नवाचार क्षितिज पर आने वाले एक तूफान जैसा लग रहा था, जो पीएस को अपनी छाया में छोड़ देगा। पीएस के अपने अनुप्रयोगों की हाल की सफलता से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जेन के खतरे ने स्टीवन को बेचैन कर दिया। हालांकि बाजार में उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि नेक्स्ट जेन हर नए विकास के साथ लोगों का ध्यान और ग्राहक खींच रहा था। उनके वीआर हेलमेट और केबिन भारी दिलचस्पी पैदा कर रहे थे, और स्टीवन को डर था कि अगर वे इस गति को बनाए नहीं रख पाए तो पीएस जल्द ही कल की खबर बन जाएगा।
इस बीच कभी विज्ञापन जगत की दिग्गज कंपनी PS और माइक्रोसॉफ्ट में अस्थिरता आने लगी थी। शुरुआत में तो अमन से चुराए गए सॉफ्टवेयर की मदद से वे ही माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकलने लगे थे, लेकिन अगले ही पल माइक्रोसॉफ्ट ने VR हेलमेट के जरिए पलटवार किया, लेकिन बिक्री कम होने के कारण इसका कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन गेम्स के साथ सब कुछ बदल गया। अब माइक्रोसॉफ्ट और ओमेगा कॉर्प्स का VR गेम्स पर पूरा एकाधिकार था और कोई भी दूसरी कंपनी उनके आसपास भी नहीं फटक सकती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, स्टीवन ने सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने खिड़की से बाहर नीचे हलचल भरे शहर को देखा। वह लड़का, जब मेरे पास मौका था तो मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए था। दरअसल वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई प्रतिभा भी हो सकती है। वह आदमी जो कुछ भी बना रहा था वह अपने समय से सदियों आगे का लग रहा था। कमरे का माहौल बदल गया जब स्टीवन के सलाहकारों ने नवीनतम रुझानों और आंकड़ों पर रिपोर्ट देना शुरू किया। वे बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बारे में बात कर रहे थे, और जितना ज्यादा वे इस पर चर्चा कर रहे थे, स्टीवन की चिंता उतनी ही गहरी होती जा रही थी। दबाव वास्तविक था और स्टीवन को अपनी भूमिका का बोझ अपने कंधों पर भारी महसूस हो रहा था। उनकी रणनीतियों पर कड़ी नजर रखो, उन्होंने सख्ती से निर्देश दिया। हमें उनकी चालों का अंदाजा लगाना होगा इससे पहले कि वे हमें धूल चटा दें। मैं PS को पीछे नहीं रहने दूंगा। एक बार फिर से तत्परता की भावना के साथ स्टीवन ने बैठक को समाप्त कर दिया और आगे क्या होने वाला है इस पर ध्यान केंद्रित किया। कलिंगा स्टेडियम, BBSR, उत्का। जैसे जैसे उत्कल में शाम ढल रही थी, क्षेत्र के सबसे बड़े इंडोर ऑडिटोरियमों में से एक इंद्र खचाखच भर गया था। पूरा सभागार पहले ही बुक हो चुका था और उत्सुक दर्शक अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाले उद्घाटन समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अकेले टिकट बिक्री से ही कुछ मिलियन का मुनाफा हुआ था। उसी भवन के अंदर ऑडिटोरियम के बाहर लॉबी में उपस्थित लोग आपस में मिले और उत्साहित होकर बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्योग में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट था कि सभागार में उपस्थित कई व्यक्ति प्रौद्योगिकी जगत के प्रमुख व्यक्ति थे, जिससे होने वाले इस कार्यक्रम का महत्व और अधिक स्पष्ट हो गया। जिन प्रभावशाली लोगों को निमंत्रण मिले थे वे बहुत खुश थे और उन्हें ठुकराने की बात सोच भी नहीं सकते थे। निमंत्रण के साथ साथ उन्हें उत्कल इंद्र की यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के टिकट भी दिए गए थे और लॉन्च के अगले दिन तक उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी गई थी। इससे पता चलता है कि आर्या और उनकी टीम इस आयोजन को कितनी गंभीरता से ले रही थी। सोशल मीडिया पर पहले से ही वीडियो लॉग और वीडियो की बाढ़ आ गई थी, जो इस आयोजन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे थे तथा मुफ्त मार्केटिंग की लहर पैदा कर रहे थे। ठीक 8 बजे सभागार की रोशनी धीमी हो गई और भीड़ शांत हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस क्षण का वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अब शुरू होने वाला है। 10 सेकंड के अंधेरे के बाद मंच पर रोशनी तेज हो गई, जिससे एक संतुलित महिला आत्मविश्वास से रोशनी में कदम रखती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, दर्शकों ने उसे पहचान लिया। पहले नेक्स्ट जेन टेक इवेंट में आपका स्वागत है, आर्या ने घोषणा की। उसके पीछे 50 फुट ऊंची स्क्रीनें जीवंत हो उठी, हर एक पर उसकी तस्वीर दिखाई दे रही थी। साथ ही लाइव स्ट्रीम देखने वालों के लिए उसके भाषण के रियल टाइम सबटाइटल और बहुभाषी अनुवाद भी थे। साथ ही रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद या डबिंग के विकल्प भी उपलब्ध थे। लेकिन जब वह बोल रही थीं, तो कई उपस्थित लोगों का ध्यान स्क्रीन पर चमकते नाम की वजह से भटक गया। ये पहली बार था जब नेक्स्ट जेन के अभूतपूर्व सॉफ्टवेयर के पीछे की प्रतिभाशाली दिमाग CEO आर्या आखिरकार सार्वजनिक रूप से अपनी शुरुआत कर रही थीं। कई लोगों के लिए यह उनकी पहली झलक थी और वे अचंभित थे, क्योंकि वे उनके सामने एक संतुलित और आकर्षक महिला की बजाय एक विशिष्ट तकनीकी दिग्गज के रूप की उम्मीद कर रहे थे। देखते हैं आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आर्या ने दर्शकों का ध्यान वापस मंच की ओर खींचते हुए कहा। भीड़ में से कुछ लोगों के गाल लाल हो गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे उसकी उपस्थिति से कितने मंत्रमुग्ध थे। एक संक्षिप्त परिचय के बाद स्क्रीन पर नेक्स्ट जेन द्वारा पिछले 2 वर्षों में पेश किए गए नवाचारों की एक समय सारिणी प्रदर्शित की गई। इसमें उनके क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर कोड जिपर से लेकर उनके नवीनतम उत्पाद प्रोमेथियस तक सब कुछ दिखाया गया। दर्शक विस्मय से देखते रहे, क्योंकि ये प्रगतियां जीवंत विवरणों के साथ उनके सामने चमक रही थीं। जब वीडियो समाप्त हुआ तो भीड़ ने तालियां बजाईं, जो स्पष्ट रूप से कंपनी द्वारा इतने कम समय में हासिल की गई उपलब्धियों से प्रभावित थी। हाँ, ये वाकई जश्न मनाने लायक सफर है, तालियां थमते ही आर्या ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन आकर्षक थी। हालांकि हमें अपने इतिहास पर गर्व है, लेकिन हमारा मानना है कि यह तो बस शुरुआत है, उसने आगे कहा, जबकि उसके पीछे लगी स्क्रीन पर उनके पिछले उत्पादों की सूची दिखाई दे रही थी। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर पर ही ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने कहा।
और हार्डवेयर बाजार के तेजी से विकास के साथ हमारे सॉफ्टवेयर को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और चूंकि हमारे सॉफ्टवेयर को विभिन्न उपकरणों के साथ संगत होना ज़रूरी है, इसलिए अक्सर इसकी वजह से अक्षमताएं पैदा होती हैं। उन्होंने कुछ देर रुककर श्रोताओं को उनके शब्दों के निहितार्थ पर विचार करने का अवसर दिया और फिर आगे कहा, इस चुनौती से निपटने के लिए हम ऐसे हार्डवेयर को प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित हैं जो हमारे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम को सशक्त बनाएगा और इसके सर्वोच्च प्रदर्शन पर कार्य करने में सहायता करेगा। जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, मंच पर पुनः मंद रोशनी हो गई और एक आकर्षक टीजर वीडियो चलने लगा। वीडियो ने सब कुछ बताए बिना ही नए उत्पाद के बारे में उत्सुकता पैदा कर दी, जिससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। वीडियो खत्म होते ही आर्या फिर से सुर्खियों में आ गईं। मैं आपके लिए नेक्स्ट वन पेश करती हूँ। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, स्क्रीन पर एक आकर्षक स्मार्टफोन प्रकट हुआ, जिससे भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। ये स्मार्टफोन हाल के वर्षों में रिलीज हुए किसी भी स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग दिख रहा था, जो आम डिजाइन और उद्योग के मानकों से बिल्कुल अलग था। गौर करने वाली बात यह थी कि इसमें कोई फ्रंट फेसिंग कैमरा नहीं था, जो एक बेहद छोटा और साहसिक बदलाव था। ये शक्तिशाली डिवाइस विशेष रूप से हमारे नए गामा ओएस के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसकी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। इसके लिए हमारे कस्टम डिजाइन किए गए प्रोसेसर को धन्यवाद, आर्या ने बताया, क्योंकि स्क्रीन पर फोन का पारदर्शी डिजाइन दिखाया गया था, जिससे दर्शकों को इसके आंतरिक घटकों को देखने की सुविधा मिली। डिस्प्ले पर स्मार्टफोन के CPU चिप को जूम इन किया गया। मिलिए G1 प्रोसेसर से, हमारी मालिकाना चिप से। यह मौजूदा स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चिप से कम 3 गुना तेज है। इन्फोग्राफिक्स सामने आए, जिसमें इसके बेंचमार्क परीक्षण परिणामों की तुलना अन्य प्रमुख ब्रांडों के उपकरणों से की गई थी। G1 प्रोसेसर गामा ओएस को उसकी पूरी क्षमता से संचालित करने में सक्षम बनाएगा और हमारे द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक हार्डवेयर उपकरण के साथ गामा ओएस का प्रीमियम संस्करण मुफ्त में मिलेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दर्शकों ने तालियां बजाईं, इस बात से रोमांचित कि एक गेम चेंजिंग स्मार्टफोन के साथ गामा ओएस का एक निःशुल्क टॉप टियर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। किसी नई कंपनी के पहले फ्लैगशिप लॉन्च के लिए यह बुरा नहीं है। अब स्क्रीन पर आते हैं, आर्या ने आगे कहा, जबकि उसके पीछे की स्क्रीन फोन के अत्याधुनिक डिस्प्ले पर केंद्रित थी। हाल ही के आईफोन या बाजार में मौजूद किसी भी एंड्रॉयड और ईगल फोन के विपरीत, नेक्स्ट वन की स्क्रीन के चारों ओर के बेजल इतने अविश्वसनीय रूप से पतले थे कि वे लगभग अदृश्य लग रहे थे। उन्होंने बताया, हमारी क्वांटम डॉट तकनीक की बदौलत नेक्स्ट वन की स्क्रीन आपके डिस्प्ले को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। ये नवाचार बेजोड़ चमक और कंट्रास्ट प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि आपको किसी भी प्रकाश व्यवस्था में रंगों की वास्तविक दृश्यता मिलेगी। सामान्य पिक्सल के विपरीत, क्वांटम डॉट्स लाल, हरे और नीले रंग के मिश्रण के बजाय किसी भी रंग को मूल रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा, हमारी क्वांटम डॉट तकनीक की बदौलत स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसी भी आकार की मौजूदा सर्वश्रेष्ठ डिस्प्ले स्क्रीन की तुलना में 3 गुना विस्तृत होगा। दर्शक इस अभूतपूर्व प्रौद्योगिकी की संभावनाओं से मंत्रमुग्ध और मोहित हो गए। अगर आप देखना चाहते हैं कि यह असल में कैसा दिखता है, तो मेरे पीछे लगी स्क्रीन पर नजर डालिए, आर्या ने जीवन डिस्प्ले की ओर इशारा करते हुए कहा। इनमें भी हमारी क्वांटम डॉट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, बस इसे इस आकार का बनाया गया है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसके पीछे लगी स्क्रीन पर एक फ्लडलाइट गुजरी, लेकिन उससे तस्वीर बिल्कुल भी धुंधली नहीं हुई। अब कैमरों की बात करते हैं। लगता है आप में से कई लोगों ने गौर किया होगा कि सामने वाले कैमरे के लिए कोई लेंस दिखाई नहीं देता, उन्होंने कहा, जिससे दर्शकों में हल्की हंसी आ गई। लेकिन यकीन मानिए, वो तो है ही। डिस्प्ले स्क्रीन ने फोन की स्क्रीन को बड़ा कर दिया, जिससे एक कैमरा लेंस दिखाई देने लगा, जिसे स्क्रीन के केंद्र में सावधानीपूर्वक एकीकृत किया गया था। हाँ, हमने कैमरे को स्क्रीन के ठीक बीच में रखा। यह इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह थी, और यह सब हमारी क्वांटम डॉट तकनीक की बदौलत संभव हुआ। स्थिर अवस्था में, ये सभी क्वांटम डॉट पूरी तरह से पारदर्शी और स्पष्ट होते हैं, जिससे हम फ्रंट फेसिंग कैमरे की सुविधा को एक समर्पित फोन कैमरे की शक्ति और रिजोल्यूशन के साथ जोड़ पाते हैं, आर्या ने बताया। उसके पीछे कैमरे के स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पर उभर आए और संख्याओं की एक प्रभावशाली सूची सामने आ गई। ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा था, जो 4K रिजोल्यूशन और 120 फ्रेम प्रति सेकंड तक की वीडियो कैप्चर करने में सक्षम था। कैमरा इस्तेमाल के दौरान जो कुछ भी देखेगा, वह सेव हो जाएगा, जिससे स्थिर तस्वीरों और वीडियो का सहज संपादन संभव हो सकेगा। अगर आप तस्वीर में किसी चीज पर फोकस नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कैमरा जरूर करेगा, इसलिए आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और गामा ओएस AI असिस्टेंट के साथ आपकी तस्वीरों और वीडियो को संपादित करना एकदम आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट वन वाले किसी भी व्यक्ति के पास एक बेहतरीन तस्वीर बनाने के लिए आवश्यक सभी उपकरण उसकी हथेलियों में होंगे। मुझे पता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बस बकवास कर रही हूं और अधूरे वादे कर रही हूं क्योंकि मंच पर कोई भी मुझे झुठला नहीं सकता। तो चलिए अभी और यहीं इसका परीक्षण करते हैं, आर्या ने अपनी जेब से एक फ़ोन निकालते हुए कहा। और ज़्यादा लोगों को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि यह वही फ़ोन था जो उसके पीछे दिखाया जा रहा था। नेक्स्ट वन।